हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कांचरापारा वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो कांचरापारा वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था 25% IAM कोटा के अंतर्गत। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 28 नवंबर 2021 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और इस पेपर के लिए जो टोटल मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करिए अगर तो पूछे गए हैं लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICA ब्रॉड गेज कोचेज इज। मिस ICA ब्रॉड गेज कोचों की बॉडी टू बॉडी जो डिस्टेंस होता है वो कितने mm होता है। तो लेंथ ओवर बॉडी जो होता है ICA कोचेज के केस में वो 21,337 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें प्रश्न में पूछा गया होता अगर लेंथ ओवर कपलर जिसे हम बॉडी बोलते हैं ICA बफर बोलते हैं, उसके अगर बात करें हम लेंथ ओवर कपलर के केस में ICA कोचेस के केस में हम तो यह 22,297 mm होंगे। लेकिन प्रश्न में केवल पूछा गया था लेंथ ओवर बॉडी, तो 21,337 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द पीरियड फॉर द पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ एनी OCV अटैच्ड टू अ पैसेंजर ट्रेन, यानी किसी यात्री ट्रेन से जुड़े किसी भी अदर कोचिंग व्हीकल्स के जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो पीरियड होता है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यह 24 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज कंपार्टमेंट इज, यानी जो लेडीज कंपार्टमेंट जो कोचेज के अंतर्गत होते हैं उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड रखा जा गया है वह Y से रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में किस पार्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें डैशबोर्ड का उपयोग होता है, साइड बियर भी उपयोग में आते हैं, शॉक एब्जॉर्बर भी होते हैं और ड्रैग लिंक ऐसा कोई पार्ट्स नहीं होता है ICF कोचेज ट्रॉली के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिब्यूल 3rd क्लास 2 tier स्लीपर कोचेज फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट, यानी जो वेस्टिब्यूल 3 श्रेणी के जो 2 tier स्लीपर कोच का परिवहन कोड क्या होगा जो सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की और लेडीज कंपार्टमेंट के साथ अगर फिटेड हो। तो उस केस में अगर बात करें हम तो जो हम जानते हैं कि जो लेडीज कंपार्टमेंट के लिए होता है वो Y से कोड डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें और 3 tier के लिए हम CN का यूज करते हैं और वेस्टिब्यूल के लिए हम W का यूज करते हैं और सेल्फ जनरेटिंग के लिए हम GS, CN हम 3 tier के लिए और Y के लिए हम यूज करते हैं लेडीज कंपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा WGSCNY। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम द K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स शुड बी चेंज्ड इफ बर्न आउट बियॉन्ड। मिस K टाइप के जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को कब बदला जाना चाहिए जब यह अपने जो कंडमिंग लिमिट्स होते हैं। तो K टाइप के लिए अगर बात करें कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की तो इसकी कंडमिंग लिमिट रखा गया है वो 12 mm रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेनली जो K टाइप के ब्रेक ब्लॉक जो यूज किए जाते हैं वो जो BMBS वाले जो गुड्स या जो BMBC वाले जो कोचेज होते हैं ICF कोचेज वहाँ पर इस ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें अगर L टाइप
ब्रेक ब्लॉक की, जिसका प्रयोग अंडर फ्रेम वाली जो कन्वेंशनल गुड्स वैगन होते हैं वहाँ पर यूज किए जाते हैं। इसके लिए जो कंडमिंग लिमिट रखा गया है वो 10 mm रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो व्हाट डिफेक्ट्स इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट, यानी यूएसटी परीक्षण में किस दोष का पता लगाया जाता है या चलता है। तो यूएसटी टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से जो हम एक्सेल के इंटरनल क्रैक्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन पैसेंजर कोचेज, यानी जो पैसेंजर यात्री कोचों में जो एयर ब्रेक इक्विपमेंट से रिलेटेड जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो कौन से आरडीएसओ पैम्पलेट्स में दिए गए हैं। तो इसके लिए जो पैम्पलेट दिए गए हैं वह C8805 के अंतर्गत दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट व्हाट इंटरवल फॉर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग सॉफ्ट शेड्यूल 2 एंड सॉफ्ट शेड्यूल 3 फॉर ऑल टाइप ऑफ एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज के केस में जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाए जाते हैं वो कितने अंतराल पर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट की तो यह मेनली 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। वहीं सॉफ्ट शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो यह 36 मंथ जिसे आप 3 ईयर भी बोल सकते हैं या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर इसको कंडक्ट करवाते हैं। वहीं अगर बात करें सॉफ्ट शेड्यूल 3 की तो यह मेनली 6 ईयर यानी 72 मंथ्स के अंतराल पर कराए जाते हैं या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो सॉफ्ट शेड्यूल 2 और सॉफ्ट शेड्यूल 3 के बारे में बात किया जा रहा है। तो यह मेनली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो इस प्रकार का हमें कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज, यानी रेल स्तर से जो सेंटर बफर के लिए जो न्यूनतम मिनिमम जो परमिसिबल बफर हाइट होता है वो कितना mm होता है। तो मिनिमम कंडीशन में जो हमारा हाइट होना चाहिए बफर हाइट वह 1030 mm मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोचों में जो बॉडी से वेट ट्रांसफर होते हैं ट्रॉली के ऊपर वह साइड मिरर के माध्यम से होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट इज, यानी एक्सल बॉक्स टॉप एवं एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच जो डिस्टेंस या गैप होते हैं उसे हम ए क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह क्लियरेंस जो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन जो चक्के के पास जो डैशपोर्ट होते हैं हमारे और यहाँ पर हमारा एक्सल बॉक्स होता है वहाँ ऊपर हमारा होता है एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट होता है और ये हमारा होता है सोल बार। इसके बीच जो हमारा गैप होता है प्राइमरी सस्पेंशन के पास और ये दोनों हमारा डैशपोर्ट स्प्रिंग होते हैं। यही बीच के जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा क्लियरेंस ए के तौर पर जानते हैं। वहीं अगर बात करें हम क्लियरेंस बी की तो यह बिटवीन बोलस्टर टॉप एंड बॉटम ऑफ सोल बार जो डिस्टेंस होता है हमारा वहाँ हमारा क्लियरेंस बी होते हैं जो कि हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वर्कशॉप्स इन टेयर कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू सेंटर ऑफ बफर इज, यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जो टेयर कंडीशन में रेल लाइन के ऊपर जो न्यूनतम अनुमेय बफर हाइट टू बफर का केंद्र तक जो डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए। जब भी हम कोचेज बाहर या बैगन हम बाहर करते हैं वर्कशॉप से निकलते समय हमें यह जांच करना चाहिए कि जो टेयर कंडीशन में जो मिनिमम परमिसिबल हाइट होना चाहिए वर्कशॉप से निकलते समय उस दौरान मिनिमम हाइट जो होना चाहिए वह 1090 mm मिनिमम होना चाहिए जब हम
वर्कशॉप से उसे आउट कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह ध्यान रखिए, यह टियर कंडीशन में मिनिमम हाइट पूछा गया है जब वो वर्कशॉप के दौरान बाहर निकलता है प्रॉपर ओवरहॉलिंग के बाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। यानी एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का जो सबसे बिगेस्ट लिंक होता है वह नक्कल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बफर सेंटर स्टिफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन। यानी जो बफर सेंटर का जो स्टिफनर प्रोवाइड किया होता है वो कहाँ पर होता है। तो यह मेनली जो हेड स्टॉक मेन हेड स्टॉक होता है और ऑक्सिलरी हेड स्टॉक दोनों के बीच लगा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ICA VML इन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज वाइल टर्निंग द व्हील। जब चक्के को हम लेथ मशीन टर्निंग मशीन पर जब हम टर्न करते हैं तो उस दौरान जो हमारा 4 व्हीलर ट्रॉली के लिए जो परमिसिबल व्हील ट्रे डायमीटर्स में जो सेम एक्सल पर जो वेरिएशन होना चाहिए वह हमारा 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर परमिसिबल वेरिएशन पूछा गया है व्हील ट्रे डायमीटर्स का 4 व्हीलर ट्रॉली के ऊपर जब हम सेम कोचों के ऊपर यहाँ पर पूछा गया है जब हम व्हील को टर्निंग पर टर्न करते हैं। तो यहाँ पर कोचेज के केस में अगर बात करें हम तो मेनली आप ध्यान रखिए कि जब यह टर्निंग मशीन पर जब व्हील को टर्न किए जाते हैं तो कोच में हमारा सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम ट्रॉली में हमारा 5 mm और सेम कोच में 13 mm से ज़्यादा व्हील ट्रे डायमीटर्स में वेरिएशन अलाउ नहीं होते हैं। प्रश्न में सेम कोच के रिलेटेड पूछा गया है। तो यहाँ पर 13 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाई स्पीड ICF कोच कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस इज। यानी जो ICF कोचेज का जो कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस होता है हाई स्पीड के लिए वो कितने mm पर हम कंडम करते हैं। तो हमारा हाई स्पीड तक जो हम रनिंग करने के लिए जो परमिट देते हैं वो मिनिमम 22 mm से ज़्यादा नीचे होने पर हम उसको अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय। यानी जो व्हील्स के जो लेटरल मूवमेंट होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एक्सल गाइड के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक्स एंड व्हील ट्रेड ऑफ ICF कोच इज। यानी ICF कोच के जो ब्रेक ब्लॉक्स और व्हील ट्रेड के बीच जो क्लियरेंस होता है वह 5 mm होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग द लोएस्ट परमिसिबल व्हील ट्रेड। जो व्हील डायमीटर्स को जो परमिट करते हैं कोच के लिए जब हम पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के बाद वर्कशॉप से, तो उस दौरान लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर कितना होना चाहिए। तो यह मिनिमम 837 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 837 mm, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी एंगल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन अ व्हीकल्स इन ट्विन पाइप सिस्टम। यानी ट्विन पाइप प्रणाली के अंतर्गत जो नंबर ऑफ एंगल कॉक्स की संख्या होता है वो कितने होते हैं। तो मेनली अगर बात करें यहाँ पर हम कोचेज के केस में अगर तो एक हमारा होता है पी पाइप और सेकेंड हमारा होता है ब्रेक पाइप यानी बीपी पाइप। दोनों इन पर दोनों के लिए हमारा एक एक एंगल कॉक लगे होते हैं। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एंगल कॉक की बात करें पर कोचेज या पर वैगन्स ट्विन पाइप के केस में ये 4 की संख्या में लगे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर।
यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर के अंतर्गत चार्जिंग के दौरान जो प्रेशर होता है वो कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए। चूंकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह ट्विन पाइप है सिंगल पाइप, तो यहाँ पर हम ट्विन पाइप के हिसाब से अगर कंसीडर करें तो यह 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कट अप एंगल कॉक्स कैन बी फिटेड टू, यानी जो कट अप एंगल कॉक होते हैं वो बीपी और एफपी दोनों के लिए फिट होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन ब्रेक्स इज मैनुअली रिलीज बाय क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी बेंट आउट, यानी जब भी हम क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा मैनुअल रूप से ब्रेक को रिलीज करते हैं तो उस दौरान जो प्रेशर रिलीज होता है वह CR का प्रेशर रिलीज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द, जब भी ब्रेक एप्लीकेशन हम करते गाड़ी में होती है तो उस दौरान हमारा ब्रेक पाइप से पहले प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद हमारा डीवी सेंस करता है और गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम करते हैं। इस दौरान जो हमारा प्रेशर जाता है वो ऑक्सिलरी रिजर्वायर से जो कनेक्शन होता है हमारा वो डायरेक्ट हमारा ब्रेक सिलेंडर की तरफ प्रेशर को भेजने का काम करता है डीवी। इस दौरान जो हमारा है ब्रेक एप्लीकेशन जो कंट्रोल रिजर्वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है ब्रेक पाइप से। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रिडक्शन इन आ बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए जो ब्रेक पाइप प्रेशर में रिडक्शन होता है गिरावट होता है वह 1 से लेकर 1.5 केजी के बीच होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए जो हमारा प्रश्न पूछा गया था फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 से लेकर 1.5 केजी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 0.8 से लेकर 1 केजी का, यह हमारा है सर्विस एप्लीकेशन के लिए होता है, और 0.5 से लेकर बात करें हम 0.8 के लिए तो यह मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होता है, और एवं 1.5 केजी जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वो इमरजेंसी कंडीशन में ड्रॉप किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन्स इज, यानी कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत जो फीड पाइप होते हैं उसके लिए जो कलर कोड होता है वो क्या होता है। तो फीड पाइप को जो कलर कोड होता है वह वाइट कलर कोड होता है, और इसके अंतर्गत जो प्रेशर होते हैं वह 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए डिवाइस प्रोवाइडेड इन द ब्रेक रिंगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस और स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक्स एंड व्हील इज कॉल्ड, यानी ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच जो क्लियरेंस या स्लैक को स्वतः समायोजन के लिए जो ब्रेक रिंगिंग प्रदान किया गया है वह उपकरण क्या कहलाता है। तो इस उपकरण की अगर बात करें तो इसे ब्रेक रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। यह ऑटोमेटिक रूप से व्हील और जो व्हील ट्रेड के बीच के जो हमारा गैप है ब्रेक ब्लॉक्स के बीच उसके क्लियरेंस को ऑटोमेटिक रूप से एडजस्ट करने का काम करते हैं ब्रेक रेगुलेटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आमतौर पर जो हमारा एसएबी जिसे बोलते हैं स्लैक लेस्ड बैरल, यही हमारा ब्रेक रेगुलेटर काम करता है इसी प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान जो प्रेशर रिलीज होता है ब्रेक सिलेंडर से वो कहाँ जाता है, तो यह एटमॉस्फेयर के में जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन डीबी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इज, यानी जब डीबी वर्किंग कंडीशन में होगा तो उस दौरान जो डीबी का हैंडल होगा वह वर्टिकल कंडीशन में होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देखें जब हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा डीबी तो उस दौरान हमारा वर्टिकल कंडीशन में, जब हमारा डीबी आइसोलेट कंडीशन में होगा तो हैंडल हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, और इसको सिक्योर करने के लिए हम वायर से इसे पुट
टाइट कर देते हैं ताकि हमारा उसमें कोई वर्किंग कंडीशन में स्वतः ना हो पाए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फुल फॉर्म ऑफ सीआर। सीआर का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है यह क्या काम करता है, तो यह मेनली जो हमारा ब्रेक सिस्टम पर कंट्रोल करता है और हमारा गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम जो होता है उसमें असिस्ट डीबी को असिस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करें हम तो टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हमारा प्रेशर ब्रेक पाइप का ड्रॉप किया जाता है तो ये हमारा जो कंट्रोल रिजर्वायर में प्रेशर ऑलरेडी 5 kg पहले से होता है, दोनों के बीच जैसे ही डिफरेंस हमारे क्रिएट होता है डीबी हमारा सेंस करते हैं, फिर हमारा गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम होता है और इस प्रकार दौरान हमारा जो प्रेशर होता है वो ईआर से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को डायरेक्ट रूप से भेजे जाते हैं। इस प्रकार हमारा ब्रेकिंग का काम हमारा गाड़ी के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द लोको पायलट और ड्राइवर रिड्यूस्ड द बीपी प्रेशर बाय 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड। जब भी लोको पायलट के द्वारा जो बीपी यानी ब्रेक पाइप प्रेशर को 1.2 kg से प्रेशर से ड्रॉप किया जाता है तो इसे कौन प्रकार की एप्लीकेशन से हम जानते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है 1 से लेकर 1.5 की रेंज में प्रेशर ड्रॉप करने का तो इसे फुल सर्विस एप्लीकेशन के रेंज में रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो पूछे गए हैं द फंक्शन ऑफ मेन बाल्ब ऑफ C3W टाइप DB टू इज टू सप्लाई रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर इनटू द ब्रेक सिलेंडर वेन, यानी यहाँ पर पूछा गया जब भी हम C3W टाइप DB में जो मेन बाल्ब होता है उसका कार्य क्या होता है, ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जब भेजा जाता है तो उस दौरान क्या कार्य कैसे कार्य करता है। तो जब भी हमारा ब्रेक पाइप के अंतर्गत जो प्रेशर रिड्यूस किए जाते हैं कम किए जाते हैं तो इस दौरान जो हमारा कंट्रोल रिजर्वायर होता है वह हमारा डिफरेंशिएंट जो प्रेशर है उसको सेंस करके हमारा जो डीबी को एक्टिवेट करता है और इस दौरान जो हमारा डीबी के अंतर्गत जो मेन बाल्ब होता है वो हमारा रिक्वेसाइट अमाउंट में ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत प्रेशर एआर से भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो फंक्शन है मेन बाल्ब का वह सीआर के प्रेशर जो होता है हमारा ब्रेक पाइप के प्रेशर जो रिलीज होता है उस दौरान यह सप्लाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हेन बीपी प्रेशर इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम इज, यानी ट्विन पाइप सिस्टम के लिए जो ट्रबल शूटिंग होता है समस्या निवारण। तो इस कंडीशन में अगर बात करें हम ट्विन पाइप सिस्टम के लिए तो इसमें हम आइसोलेट एआर भी कर सकते हैं, डीबी भी कर सकते हैं और रिलीज करके हम गाड़ी को अगले डेस्टिनेशन तक परमिट करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन ऑफ SCTD। SCTD का अगर बात करें पूर्णतः सिंगल कार्ड टेस्ट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट शैल बी द फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3W टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, यानी जो हमारा C3W टाइप जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होते हैं इसके अंतर्गत हमारा चेक वाल्व होता है, इसका फंक्शन क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है हमारा चेक वाल्व का कि जो हमारा बैक फ्लो है हमारा प्रेशर का एआर से उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा चेक वाल्व करता है। यानी जो हमारा ईआर जो हमारा डीबी से प्रेशर जो जाता है हमारा ईआर के अंतर्गत जिस बात चेक वाल्व के द्वारा उसको प्रिवेंट दोबारा वापस न जा पाए इसको प्रिवेंट करने का काम हमारा चेक वाल्व ही करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ईआर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन ACB डबल एक्टिंग मीन्स, यानी ACB सिलेक्ट लेस्ट बैरल के अंतर्गत जो डबल एक्टिंग का मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो डबल एक्टिंग का मीनिंग होता है कि जब भी ब्रेक शू क्लियरेंस इज एडजस्टेड टू इट्स करेक्ट वैल्यूज बोथ वेज, यानी दोनों डायरेक्शन में अपने जो क्लियरेंस है
उसको ऑटोमेटिक रूप से वो एडजस्ट करने का काम करता है। इसे ही हम डबल एक्टिंग के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ देयर इज अ लीकेज फ्रॉम बेंट होल इन अ ओपन पोजिशंस फ्रॉम द कट ऑफ एंगल कॉक देन इट कैन बी ड्यू टू, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कट ऑफ एंगल कॉक से खुली स्थिति में भी बेंट होल से रिसाव हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। जो हम नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारा वर्किंग कंडीशन में प्रेशर प्रॉपर रूप से जाता है और लीकेज कुछ नहीं होते हैं, फिर हमारा आइसोलेटिंग कंडीशन में प्रॉपर प्रेशर हमारा बंद हो जाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कट ऑफ एंगल कॉक है हमारा, वह उसमें हमारा ओपन वर्किंग कंडीशन में है, फिर भी बेंट होल से हमारा लीकेज हो रहा है। तो इसमें क्या कारण हो सकता है, इसमें मेनली कारण हो सकता है कि जो हमारा एंगल कॉक के अंतर्गत जो बल्ब होते हैं, मेटल बल्ब, उसके जो सरफेस पर हमारा कोई एनी फॉरेन पार्टिकल्स उसमें चिपक गए हो, इससे हमारा थोड़ा सा जो हमारा ओरिंग वाशर्स होते हैं वहाँ से हमारा लीकेज होते हुए हमारा बेंट होल से प्रेशर बाहर आ रहे हो, यह मेन कॉजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ डीबी इज हैविंग लीकेज, यानी यदि डीबी में लीकेज हो तो क्या इसका कॉज हो सकता है। तो इस केस में हम बात करें तो जो हमारा है बीपी ब्रांच 5 के जो आइसोलेटिंग कॉक है वहाँ से हम क्लोज करके डीबी के लीकेज को हम प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थिकनेस ऑफ थ्रो फ्लोर आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ और आरसीएफ कोचों में जो थ्रो फ्लोर जो होती है उसकी जो थिकनेस होता है वो कितने एमएम के होते हैं। तो इसका जो थिकनेस होता है वह 3 mm का होता है थ्रो फ्लोर का केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ, यानी आईसीएफ कोच के जो सोल बार होते हैं वो बने होते हैं जेड सेक्शंस के शेप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करिए अगर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड मिरर्स ऑफ आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोचेज के जो साइड मिरर्स होते हैं उसके बीच जो डिस्टेंसेज होते हैं वह 1600 होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो व्हाट इज द ब्लस्टर बेड ऑफ आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी में जो ब्लस्टर लगे होते हैं उसका जो बेड होता है वह 0.400 टन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेंटर पिवेट पिन डज नॉट ट्रांसमिट्स एनी, यानी सेंटर पिवेट जो पिन होते हैं वो क्या ट्रांसमिट्स नहीं करते हैं। तो सेंटर पिवेट मेनली जो हमारा ब्रेकिंग और जो ट्रैकिंग फोर्स होते हैं ट्रैक्टिव फोर्स, वो दोनों को ट्रांसमिट करने का यह काम करता है और ब्रेकिंग फोर्स को भी यह ट्रांसमिट करने का काम करता है। लेकिन हम मेनली यहाँ पर बात करें अगर कि यह कौन सा फोर्स यह ट्रांसमिट्स नहीं करता है, तो यह वर्टिकल जो फोर्स होते हैं उसको यह ट्रांसमिट करने का काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक हेड एंड ब्रेक एवं ब्लॉक कंप्लीट्स इन अ कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग, यानी फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग के तहत कोच में कितने ब्रेक हेड और ब्लॉक पूर्णतः फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेकिंग रिंगिंग केस में ब्रेक हेड्स और ब्लॉक्स की नंबर्स की, तो यह टोटल 16 की संख्या में टोटल होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाइल लेवल इन हाइड्रोलिक डैशबोर्ड्स ऑफ राजधानी एंड शताब्दी कोचेज शुड बी चेक्ड डाउनसिन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वाइल लेवल्स होते हैं हाइड्रोलिक डैशबोर्ड्स के अंतर्गत राजधानी या जो शताब्दी कोचेज होते हैं उसको चेक किया जाना चाहिए एक बार में 15 दिन के इंटरवल्स के अंतराल पर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड, यानी किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को एलिमिनेट यानी ख़त्म समाप्त कर दिया गया है। तो जो BMBC टाइप्स के जो हमारे हैं बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, इसमें हमारा जो एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर है उसको एलिमिनेट करने का काम कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ व्हील डायमीटर्स ऑफ एन ICF कोच इज लेस देन 819 मीटर्स mm, हाउ मच थिकनेस ऑफ वुडन पैकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बफर हाइट एडजस्टमेंट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा ICF कोच में जो पहिए का व्यास अगर 819 mm से कम हो जाए तो इस केस में जो हम बफर हाइट की जो एडजस्टमेंट करते हैं वुड पैकिंग का प्रयोग करके, वो हम कितने थिकनेस वाले वुड पैकिंग का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि इसमें मेनली 4 तरह की वुड पैकिंग का हम यूज करते हैं बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए। जब हमारा व्हील अलग अलग रेंज में अगर बात करें हम, जब हमारा व्हील ट्रेड डायमीटर जो होता है हमारा व्हील डायमीटर, जब हमारा 889 से लेकर 863 के बीच अगर रेंज में हो इसका व्हील डायमीटर, तो उस दौरान हम जो पैकिंग यूज करेंगे वो 13 mm की हम पैकिंग यूज करेंगे वुड पैकिंग बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए। जब हमारा व्हील डायमीटर्स 863 से लेकर 839 के बीच अगर हो रेंज, तो उस दौरान हम वुडन पैकिंग जो यूज करेंगे वो 26 mm का करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करें अगर तो 839 से लेकर अगर 819 की अगर रेंज में अगर हो तो हम 38 mm की वुडन पैकिंग का प्रयोग करेंगे। वहीं हम बात करिए अगर जब बिलो 19 mm की अगर बात करें, इससे अगर बिलो डायमीटर अगर हो व्हील्स की, तो इस दौरान हम 48 mm के वुडन पैकिंग का प्रयोग करेंगे बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए। चूँकि प्रश्न में हमारा 819 mm से बिलो पूछा गया है, तो यहाँ पर हम 48 mm के वुडन पैकिंग का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेयर्स बिटवीन व्हाट पार्ट्स इट इज फिटेड। यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्टेयर्ड जो लगे होते हैं हमारा पोजीशन इक्वलाइजिंग स्टेयर्स का, वो कहाँ पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इक्वलाइजिंग स्टेयर्स की, तो यह मेनली हमारा बोलस्टर और जो लोअर स्प्रिंग प्लैंक्स होते हैं इनके बीच लगा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोलस्टर एवं लोअर स्प्रिंग प्लैंक्स। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, वेयर एंकर लिंक्स इज फिटेड इन अ बोगी, यानी बोगी में एंकर लिंक कहाँ फिटेड होते हैं। तो यह मेनली जो बोलस्टर हमारा होता है और बोगी ट्रांसम, इन दोनों के बीच हमारा एंकर लिंक्स फिटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेनली अगर बात करें एंकर लिंक्स की, तो यह इसका जो लेंथ होता है वह 451 ± 1 के रेंज में होता है, और इसका जो मेनली काम होता है वह जो बोलस्टर के जो रेशनल मूवमेंट्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा एंकर लिंक्स ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी, यानी ICF बोगी में जो हेलिकल स्प्रिंग लगे होते हैं अलग अलग कलर कोड का, तो इसमें कलर कोड पूछा गया है। तो मेनली 3 ग्रुप्स के हेलिकल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। ए ग्रुप्स की अगर बात करें तो इसके लिए जो कलर कोड है वह येलो कलर कोड यूज किए जाते हैं। बी ग्रुप्स के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर सी ग्रुप्स के स्प्रिंग्स का, तो इसमें ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। तो मेनली 3 ग्रुप्स में 3 कलर्स का यूज किए जाते हैं, येलो ब्लू ग्रीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बिटवीन व्हाट क्राउन क्लियरेंस ए इज मेजर्ड, यानी क्राउन क्लियरेंस जो ए होता है वो कहाँ पर मेजर किया जाता है। तो यह मेनली जो हमारा एक्सल बॉक्स होते हैं
और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट जो होते हैं वो दोनों के बीच के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो हमारा क्राउन क्लियरेंस ए कहलाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फंक्शन ऑफ एंकर लिंक्स पूछा गया है। तो टू प्रिवेंट रेशनल मूवमेंट ऑफ बुलस्टर, यानी बुलस्टर के रेशनल मूवमेंट को प्रिवेंट करने का काम एंकर लिंक करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट क्वांटिटी ऑफ ग्रीस फ्लूइड पर एक्सल बॉक्स ऑफ अदर देन एसकेएफ मेड बियरिंग्स, यानी एसकेएफ बियरिंग्स के अलावा जो प्रति एक्सल जो ग्रीस की मात्रा फिलेट किए जाते हैं एक्सल बॉक्स के अंतर्गत वो कितने केजी प्रति एक्सल बॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि एसकेएफ के केस में हम बात करें तो इसमें 2 केजी पर एक्सल बॉक्स का यूज किया जाता है ग्रीस का। वहीं अदर अगर बात करें अदर देन एसकेएफ तो इस केस में जो ग्रीस का अमाउंट यूज किया जाता है वो 1.75 केजी ग्रीस की क्वांटिटी यूज किए जाते हैं पर एक्सल बॉक्स के केस में। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था अदर देन एसकेएफ, तो यहाँ पर 1.75 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एलएचबी कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, यानी एलएचबी कोच जो प्रोवाइड किए रहते हैं वह सीटीआरवी यानी काटे स्टेपर रोलर बियरिंग के साथ प्रोवाइडेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग्स फिटेड इन आईसीए बोगी व्हील, आईसीए बोगी व्हील के अंतर्गत जो रोलर बियरिंग प्रोवाइड होते हैं वह डबल रो सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं मैनुअली ऑपरेटेड पायलट बाल्ब इज, यानी जो मैनुअली स्वचालित रूप से चालित रूप से जो पायलट बाल्ब ऑपरेट किए जाते हैं वह उसे हम पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस बोलते हैं, PEASD। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है आफ्टर एसीपी इट इज रीसेट एंड ब्रेक्स आर रिलीज्ड बाय, यानी जब भी एसीपी किया जाता है तो हम पुनः इसे रीसेट करते हैं और रिलीज करने का काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो जो हमारा पैसेंजर इमरजेंसी बाल्ब होता है जहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो पुनः हम प्रेशर को ड्रॉप ना हो इसलिए जो हमारा रीसेट पॉइंट्स लगा होता है वहाँ से हम रीसेट करते हैं और पुनः प्रेशर हमारा गाड़ी में बनने लगते हैं और गाड़ी रिलीज हो जाते हैं, पुनः हम उसको आगे के लिए प्रस्थान करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रीसेट करते हैं वो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब से हम रीसेट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ PESD, PESD का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं फ्री हाइट ऑफ नॉन AC ICF टाइप बुलस्टर स्प्रिंग इज, यानी नॉन AC ICF टाइप बुलस्टर स्प्रिंग की जो फ्री हाइट होता है वो कितने mm होते हैं। तो नॉन AC की केस में जो बुलस्टर स्प्रिंग का फ्री हाइट होता है वह 385 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करिए अगर प्रश्न में पूछा जाता है AC कोचेज टाइप के लिए बुलस्टर स्प्रिंग का फ्री हाइट तो यह 400 mm होता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग, तो यह येलो कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ सस्पेंशन आर यूज्ड इन डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जर्वर्स, यानी डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जर्वर्स में किस प्रकार के सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर्स की अगर बात करें तो यह मेनली सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितने mm के होते हैं, इंच के होते हैं। तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर की अगर बात करें BMBC की, तो इस केस में जो ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है वह 8 इंच, जिससे अगर बात करें mm में तो अप्रॉक्स 203 mm होता है। वहीं अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक की, तो इस केस में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 32 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं पिस्टन स्ट्रोक बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का, तो यह 32 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन अ कोच बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, यानी जो बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर होते हैं प्रत्येक कोच के अंतर्गत इन अ कोच वो कितने संख्या में होते हैं। चूंकि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम के अंतर्गत हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर पर ट्रॉली होता है। तो इस प्रकार अगर बात करें हम यहाँ पर कोचेज के लिए पूछा जा रहा है, तो 04 जो ब्रेक सिलेंडर होंगे वो पर कोचेज में होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 की संख्या में प्रत्येक कोच में ब्रेक सिलेंडर होंगे बोगी माउंटेड यानी BMBC के केस में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ LHB कोच इज, यानी LHB कोच के जो चौड़ाई होते हैं मैक्सिमम वह 3240 mm होते हैं, यानी 3240 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें लेंथ ओवर बॉडी की, तो यह 23,540 mm। वहीं लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें LHB कोचेज के केस में, तो यह 24,000 mm के होते हैं। ये सारे डायमेंशन को आप ध्यान रखिए, यहाँ से आपको एग्जाम के अंतर्गत डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो बीच बोगी आर प्रोवाइडेड फॉर हायर पैसेंजर्स राइड इंडेक्स कंफर्ट्स इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचों में जो हाई कंफर्टनेस वाले जो यात्रियों के लिए जो बोगी प्रदान किए जाते हैं वो कौन से बोगी है LHB कोचेज के लिए, तो यह फिएट बोगी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ यो डैम्पर्स इन LHB कोचेज आर, यानी LHB कोचों में जो नंबर ऑफ डैम्पर्स होते हैं यो डैम्पर्स वो कितने संख्या में होते हैं। यो डैम्पर जो इस प्रकार से हमारा ट्रॉली और ऊपर बॉडी में हमारा कनेक्टेड होता है, यहाँ पर यह हमारा जो कोच बॉडी और बोगी को कनेक्ट करने का काम करता है। इसकी संख्या प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होता है और 04 की संख्या में हमारा यो डैम्पर्स प्रत्येक कोच में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द रूफ सीट, साइड वाल्व सीट एंड द इंड फ्लोर सीट ऑफ LHB कोच आर फैब्रिकेटेड ऑफ, यानी जो LHB कोच की जो रूफ सीट, साइड वाल्व सीट और या इंड फ्लोर सीट जो होता है वो किसका बना, कौन से मटेरियल का बना होता है, तो यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी स्पीड सेंसर्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन LHB कोच व्हील, यानी LHB कोच व्हील में जो स्पीड सेंसर लगे होते हैं इसकी संख्या प्रत्येक कोच में कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक बोगी में 2 एक्सेल्स होते हैं, फिएट बोगी लगे होते हैं हमारे LHB कोचेज के अंतर्गत, और प्रत्येक एक्सेल के लिए हमारा एक स्पीड सेंसर लगा होता है। और ये चारों स्पीड सेंसर हमारा माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट रूप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे हमारे 4 एक्सेल्स के लिए 4 स्पीड सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 की संख्या में प्रत्येक कोच में स्पीड सेंसर का नंबर्स होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोचेज, यानी LHB कोचों में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं।
तो यह मेनली अगर बात करें यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स की एयर ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रिक कोचेज का, तो यह ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज मीन ऑफ WSP। WSP से क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है। तो यह व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, जब व्हील को स्किड होने से बचाने का काम WSP डिवाइस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ क्रिस। क्रिस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जितने भी रेलवे का जो इन्फॉर्मेशन यानी IT सेक्टर्स वगैरह जो रन करते हैं वो क्रिस के द्वारा ही रन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर टॉयलेट टैंक्स, यानी जो कोचेज के अंतर्गत जो वायर टॉयलेट टैंक्स लगे होते हैं उसकी टोटल वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो यह 400 लीटर्स के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, द अप्लायंस ऑफ बिल्डिंग मशीन्स यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करेंट्स टू डायरेक्ट करेंट्स इज नोन एज, यानी जो अल्टरनेटिंग करेंट्स यानी जो AC को डायरेक्ट करंट यानी DC में बदलने का जो काम मशीन करता है उसे हम बिल्डिंग मशीन के अंतर्गत, यहाँ पर ध्यान रखें बिल्डिंग मशीन के अंतर्गत यह चेंज करने का काम करता है, इसे हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली जो हमारा बिल्डिंग मशीन में जो AC करंट्स होते हैं वो मेनली DC करंट्स में कन्वर्ट करने का यह काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच इंडियन PSU पब्लिक सर्विस जो यूनिट्स होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैज लॉन्चेड द कंट्री फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल, यानी किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है वो IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो पूछे गए हैं, द US ESA सोलर ऑर्बिटर रिसेंटली कंप्लीटेड द क्लोजेस्ट इनकाउंटर विथ विच प्लानेट, यानी US ESA सोलर ऑर्बिट ने हाल ही में किस ग्रह के साथ अपनी निकटतम जो इनकाउंटर होता है प्लैनेट्स के साथ वो कौन से प्लैनेट्स के साथ किया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो वेनस यानी शुक्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। या मेनली जो हमारा सोलर ऑर्बिटर छोड़ा गया था वह सन के ऑर्बिट्स जो हमारा उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसे भेजा गया था और यह जो डिफरेंट एंगल से उसको ऑब्जर्व कर पा, इसलिए वह वेनस के काफ़ी करीब से होता हुआ वो गुजरा है। तो यहाँ पर वेनस प्लैनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ वर्चुअल मीटिंग विथ जर्मनी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम इंडिया, यानी भारत में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जर्मनी के साथ एक आभासी यानी वर्चुअल मीटिंग की आयोजन किया है। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो हमारा फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जो एक्सपर्ट्स वगैरह करते हैं भारत से, उसके लिए जो एक संस्था बनाया गया है एपेडा के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या वर्चुअल मीटिंग जर्मनी के साथ कंडक्ट करवाया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। यह मेनली जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्यरत एपेडा एक संस्था है जो भारत के बाहर कोई भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके निर्यात के लिए नियंत्रित करने का काम यह ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था यह करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इज सेट अप अ ऑटोमेटेड बैंक नोट्स प्रोसेसिंग सेंटर ABPC इन बीच सिटी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो किस शहर में एक स्वचालित बैंक नोट प्रोसेसिंग जो केंद्र है सेंटर्स है वो कहाँ पर स्थापित किए हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ABPC की अगर बात करें ऑटोमेटिक बैंक नोट्स प्रोसेसिंग सेंटर्स की,
तो यह आरबीआई द्वारा जयपुर के अंतर्गत सेटअप किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली जो हमारे नोटों के रिसिप्ट्स हो या स्टोरेज हो या डिस्पैच हो, यह स्वतः करने में या सारी प्रक्रियाएं करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन लॉन्चेड बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा नए रूप जो डिजिटल पेमेंट्स को लॉन्च किया गया है उसे डाक पे के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी रिपीट कर दिया गया है एग्जामिनेशन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो डाक पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच स्टेट्स हैज proposed to make forcible religious conversions a punishable offense with 10 years imprisonment। किस राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन को 10 साल के कारावास को 7 दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो कि पहले 5 इयर्स था और उसको इंक्रीज करके 10 इयर्स का इम्प्रिजमेंट यानी कारावास के लिए निर्धारित किया गया है। यह मेनली एमपी यानी मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैटेगरीज। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य है। तो क्रेन का प्रयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, जो बैगन या कोचे जो लिफ्ट करने के लिए करते हैं। फोर्क लिफ्टर भी हम लिफ्ट करने के लिए करते हैं। जैक का भी प्रयोग हम लिफ्ट करने के लिए। टर्न टेबल का प्रयोग हम किसी एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट तक हम मूवमेंट कराने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेट ऑफ एडवाइजरी काउंसिल्स कंस्टिट्यूटेड रिसेंटली। यानी हाल ही में गठित स्टार्ट्स ऑफ सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं चेयरपर्सन, वह किससे हैं। तो वह कॉमर्स जो हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनको यह बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेज द 23rd जैन तीर्थंकर्स वाज एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान से जो 23वें जैन तीर्थंकर है वह जुड़े थे। तो यह जो स्थान था वह वाराणसी था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं हम बात करें 23rd जैन तीर्थंकर की, तो यह मेनली जो था वह पार्श्वनाथ उस समय के जैन तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वाराणसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कदम्बा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय होम। यानी कदम्बा वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह मयूर शर्मा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया वाज फाउंड इन द। भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पर मिला था। तो पहला अगर बात करें अर्लीस्ट एविडेंस की एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया के अंतर्गत, ये नर्मदा वैली के यानी नर्मदा घाटी के अंतर्गत मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश mm ऑफ माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड। यानी यहाँ पर 1.6 mm की अगर बात करें आर्क वेल्डिंग जो है हमारा, तो इसमें बीच रेंज ऑफ करंट इज नीडेड टू बी यूज्ड वेल्डिंग आर्क। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा माइल्ड स्टील का है और 1.6 mm का है। तो उस केस में हमारा जो करंट के रिक्वायरमेंट होगा वेल्डिंग के लिए वो कितने एम्पियर का रिक्वायरमेंट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो हम अलग अलग तरह की हमारा जो इलेक्ट्रोड्स के जो हमारा डाया होते हैं उसके अनुसार हमारा एम्पियर्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया 1.6 mm डाया वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके लिए करंट यूजेज का पूछा गया है। तो यह मेनली 1.6 mm के रेंज में हमारा 40 से 60
एम्पियर्स के करंट के रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं 50 से 80 एम्पियर की रिक्वायरमेंट तब होगा जब हमारे इलेक्ट्रोड को डाया 2.5 mm होगा। यहाँ पर हम बात करें 120 से लेकर 170 एम्पियर की, तो यह हमारा 4 mm अगर हमारा इलेक्ट्रोड डाया होगा तब हमारा इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगा। फिर यहाँ पर 180 से 270 की अगर बात करें एम्पियर की, तो यह हमारा इलेक्ट्रोड का डाया अगर 5 mm होगा तो इस केस में रिक्वायरमेंट होंगे। तो ये अलग अलग तरह के डाया के अनुसार इसमें वेरी करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध विथ 70% और मोर मार्क्स। यानी जहाँ पर कैश अवार्ड स्कीम के अंतर्गत अलग अलग परसेंटेज बेसिस पर अलग अलग कैश अमाउंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर प्रबोध के लिए पूछा गया है कैश अवार्ड कितना अमाउंट में होना चाहिए, अगर वह 70% या इससे ज़्यादा मार्क्स प्रबोध एग्जाम के अंतर्गत पास करके लाया है। तो इस केस में हम बात करें, अगर प्रबोध के केस में हम बात करें तो अगर कैंडिडेट द्वारा 50% से कम यानी बिलो 50% अगर मार्क्स लाया है तो उस केस में हम बात करें, अगर यानी 55% से लेकर 60% के केस में हम बात करें अगर, तो इस केस में जो कैंडिडेट को जो अमाउंट दिया जाता है वह 400 रुपये दिए जाते हैं प्रबोध एग्जाम के पास करने के लिए। फिर यहाँ पर हम बात करें 60% से लेकर 70% के रेंज में अगर वह मार्क्स लाता है तो इस केस में उसे 800 रुपीज़ प्रोवाइड करवाया जाता है कैश अवार्ड स्कीम के अंतर्गत। वहीं अगर बात करें 70% एंड एबव के केस में जो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है वह 1600 रुपये प्रोवाइड करवाया जाता है। क्योंकि प्रश्न में 70% एंड मोर बोला गया था तो 1600 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड। पहली बार वर्ल्ड हिंदी दिवस को कब ऑब्जर्व किया गया था, तो यह मेनली जो ऑब्जर्व किया गया था वह 10 जनवरी 2006 को यह ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग हिंदी नोवेल एंड स्टोरी बुक्स। यानी हिंदी नोवेल या स्टोरी बुक्स राइटिंग के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसे प्रेमचंद पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, प्रेमचंद पुरस्कार हिंदी नोवेल एवं स्टोरी बुक्स के रिटर्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज अमेंडेड। यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 है उसे जो पास किया गया था वह 10 मई 1963 को पारित किया गया था। और संशोधन यानी अमेंडमेंट की अगर बात करें तो यह 1967 के अंतर्गत इसे अमेंड किया गया था। यहाँ पर संशोधन के बारे में बात किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी 1967 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, वो कौन सी है, तो यह अंग्रेजी यानी इंग्लिश उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी संसदीय राजभाषा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 30 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो 20 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से और 10 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इसके चेयरमैन जो होते हैं वह केंद्रीय गृह मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी केंद्रीय हिंदी कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन अ ईयर, एक वर्ष में कितनी बार नियमित हिंदी परीक्षा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशंस की अगर बात करें यहाँ पर, तो यह मेनली वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली मई एंड नवंबर के मंथ्स में यह एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और वर्ष में 2 टाइम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश एंड आर फॉर रीजनल यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि स्टेशन की घोषणाएं जो किए जाते हैं, सबसे पहले जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसे घोषणा किए जाते हैं, फिर वहाँ पर हमारा हिंदी में अनाउंसमेंट किए जाते हैं, फिर लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को अनाउंसमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आर एच ई का सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी फॉर्म में स्टेशन के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इन विच ऑर्डर रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड, यहाँ पर मई एंड नवंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय ड्रिलिंग मशीन, यानी ड्रिलिंग मशीन के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म किए जाते हैं। तो टैपिंग हो या रीमिंग हो या स्पॉट फेसिंग हो, ये सारे प्रकार के जो वर्क्स हो या कंडक्ट करवाए जा सकते हैं ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन फाइल्स नंबर ऑफ तीर्थ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी फाइल्स के अंतर्गत जो तीर्थ के माध्यम से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइल्स को, वो किस टाइप्स में आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर मेनली हम बात करें फाइल्स को, तो इसको हम लेंथ ऑफ फाइल्स, ग्रेड ऑफ फाइल्स, कट ऑफ फाइल, या जो हमारा सेक्शन या शेप ऑफ फाइल होते हैं इसमें हम क्लासीफाई करते हैं। तीर्थ बेसिस पर अगर बात करें तो उसको हम ग्रेड में हम क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हम रफ होता है हमारा, फिर इसके अलावा हम बात करें तो वास्टर्ड बोलते हैं हमारा तीर्थ बेसिस पर जो हमारा ग्रेड होता है। इसके अलावा हमारा सेक्शन जो सेकेंड कट होता है हमारा, ये सारे हमारे ग्रेड बेसिस पर क्लासीफाई वाले फाइल्स हैं। फिर हमारा स्मूथ्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो डेड स्मूथ्स होते हैं हमारे, ये सारे हमारा ग्रेड बेसिस पर यानी तीर्थ बेसिस पर जो क्लासीफाई होते हैं हमारे फाइल्स, इसके प्रकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अवरेजिंग व्हील्स आर अटैच्ड टू ग्राइंडिंग व्हील्स बाई, यानी जो अपघर्षक पहिए ग्राइंडिंग व्हील से बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जॉ प्लेट्स ऑफ बेंच वाइस आर मेड ऑफ, यानी जो बेंच वाइस का जो जॉ प्लेट्स होता है वो किस प्रकार किससे बना होता है। तो यहाँ पर बात करें हम जो यहाँ पर जो हमारा लग रहा होता है जॉ प्लेट, यह जो बना होता है हमारा मेनली टूल स्टील का बना होता है, जिसे हम दूसरे मगर बाद में अगर बताया जाए यहाँ पर तो एससी स्टील जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील, उससे यह मेनली बना होता है हमारा जॉ प्लेट जो होता है बेंच वाइस का, वो बना होता है हाई कार्बन स्टील से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि अंजना इज मोर ब्यूटीफुल देन संजना बट नॉट एज ब्यूटीफुल एज रंजना। यहाँ पर अंजना जो है वो संजना से मोर ब्यूटीफुल है बट नॉट ब्यूटीफुल एज रचना। तो यहाँ पर रचना ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो संजना इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज अंजना,
संजना है वो नॉट ब्यूटीफुल एज अंजना, ये हमारा करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो संजना है वो अंजना से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, वो यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में रीजनिंग प्रश्न पूछे गए हैं। इफ इट वाज सैटरडे द डे आफ्टर टुमारो, व्हाट वुड बी द थर्ड डे आफ्टर द नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा बिफोर वाले जो टुमारो आते हैं वहाँ पर वो हमारा सैटरडे था, तो आने वाले टुमारो के बाद जो तीसरा दिन होगा कौन सा डे पड़ेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली आप नोट कर ले कि यहाँ पर आपका यह टुडे है, यहाँ पर जो आपका पिछले वाले जो टुमारो होगा वो यहाँ पर सैटरडे है, तो सैटरडे है। फिर यहाँ पर बोला जाए आने वाले टुमारो से 3 दिन बाद, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ डिनोट कर ले, ये आपका आने वाला टुमारो हो गया। फिर 3 दिन बाद की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो 3 दिन जो होगा आपका वो यहाँ पर होगा तीसरा दिन। तो यहाँ पर सिंपली देख लें कि जब यहाँ सैटरडे है तो यहाँ पर आपका संडे हो जाएगा, यहाँ पर आपका मंडे होगा। फिर मंडे की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ट्यूसडे, यहाँ पर आपका वेडनेसडे हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका थर्सडे के बाद फ्राइडे, और लास्ट में जो आपका आने वाला जो आंसर होगा वो आपका सैटरडे निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वह सैटरडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं। इफ 5 सितंबर 2003 इज फ्राइडे देन व्हाट इज द डे इट बी ऑन 5 सितंबर 2004। यानी ये प्रश्न में बोला गया है कि यदि 5 सितंबर 2003 को शुक्रवार है तो 5 सितंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर जनरल ईयर से जनरल ईयर में अगले साल जा रहा हो या जनरल ईयर से लीप ईयर जा रहे हो, अगले साल के लिए अगर कोई डेट पूछा जाता है तो सिंपली आप +1 ऐड करके नेक्स्ट डे को आप कंसीडर कर ले। लेकिन जैसे ही अगर बात करें हम कि लीप ईयर से जनरल ईयर में अगर पूछा जाता है अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसमें +2 ऐड करना है। यहाँ पर ध्यान दें कि जो प्रश्न पूछा गया है वह 2003 पूछा गया, यह जनरल ईयर है, और अगले आने वाले साल जो 2004 है वो एक लीप ईयर है। इसका हम आइडेंटिफाई जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं उसको, और वह 4 से डिविजिबल होता है तो वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। 2004 जो है हमारा लास्ट 2 डिजिट्स वह 4 से डिविजिबल है, यानी 2004 हमारा लीप ईयर है। यानी जो जनरल ईयर से हमारा लीप ईयर में जाना है, तो यहाँ पर जो हम फॉलो करेंगे वो रूल्स को, वो हमारा ऊपर वाले जो रूल्स है जनरल से लीप ईयर के लिए, उस रूल्स को फॉलो करेंगे जिसमें हमारा केवल और केवल +1 को ऐड करना है। तो यहाँ पर फ्राइडे ऑलरेडी 2003 में है, +1 ऐड करेंगे तो आपका सैटरडे निकल कर आ जाएगा, जो कि अगले साल 5 सितंबर 2004 को होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सैटरडे। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, नीता इज 12th in a row of girls from the both of ends, how many girls are there in the that row। यानी जो नीता है वो दोनों छोर से 12वीं पैलेस पर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोनों में एक एक काउंट हो गया है। सिंपली आप 12 + 12 को आप ऐड कर ले और माइनस को आप घटा लेंगे तो टोटल नंबर्स आपका रो में गर्ल्स का निकल कर आ जाएगा। तो 24 - 1 आपका 23 रो में नंबर्स होंगे गर्ल्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 5 boys took part in a race, Raj completed the race before the Sohan but after the Gaurav, Ashish completed the race before the Sanchit but after Sohan, who won the race।
यहाँ पर कौन सा विजेता ने रेस जीता वो यहाँ पर पूछना है। 5 बॉयज का नाम दिया गया है। राज ने यहाँ पर कंप्लीट किया है अपना रेस बिफोर सोहन, सोहन से पहले अपना रेस कंप्लीट किया है, बट आफ्टर द गौरव, गौरव के बाद अपना रेस कंप्लीट करता है। यहाँ पर आशीष ने कंप्लीट किया है रेस बिफोर संचित, संचित से बिफोर बट रोहन के बाद कंप्लीट किया है, सोहन के बाद ये कंप्लीट करता है आशीष। तो यहाँ पर आशीष यहाँ पर हो जाएगा और उसके नीचे संचित हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कोच ने विजेता घोषित किया रेस का। तो यहाँ पर गौरव इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रोहन पोजीशंस इन अ क्लास 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रोहन है क्लास में ऊपर से 7वां स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है। तो कक्षे में यानी क्लास के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टॉप से हम मान लेते हैं 7 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सोहन है, रोहन यहाँ पर दिया गया है। नीचे से यहाँ पर बताया गया है 26, ऊपर दोनों में यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। सिंपली टोटल नंबर्स निकालने के लिए 26 + 7 आप ऐड कर ले, -1 घटा ले कॉमन वाले को। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर जो होगा वह 33 - 1, यहाँ पर 32 की संख्या में नंबर्स जो होगा वह क्लास के अंतर्गत अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।